हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग एकदम मस्त। तो चलो फिर निकालो अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक और कंटिन्यू करते हैं अपना ग्रेविटेशन। चलो फटाफट बुक निकालिए। हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रेविटेशन। तो कुछ हमने पहले बेसिक बातें की थी इसमें। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स दी अर्थ। फिर हमने इसे बात की थी कि सिर्फ ये नहीं, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या था? बॉडी अट्रैक्टिंग ईच अदर, मतलब इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल, जितने भी बॉडी, जितने भी मैटर है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा तो हमने क्या क्या किया था, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था केपलर्स लॉ। अगर केपलर्स लॉ आप लोगों को याद है तो फटाफट उसे 2 मिनट आंखें बंद कीजिए और हम पहले केपलर्स लॉ रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो फिर, केपलर्स लॉ का पहला लॉ क्या था? एक एलिप्स बनाते थे हम, याद है? बीच में कुछ फोकाई यानी सेंटर था। तो क्या था जो फोकाई था? वो था हमारा सन। और जो एलिप्स बनता था वो था हमारा प्लैनेट का रिवॉल्यूशन का लाइन। ठीक है, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो देखिए, यही था ना अपना पहला लॉ केपलर्स का। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इन एलिप्स, ना कि सर्कुलर होता है वो। यही था हमारा फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकेंड लॉ क्या था अपना? तो सेकेंड लॉ क्या था? जो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब भले प्लैनेट सन से नजदीक में हो या दूर में हो, पर जो एरिया कवर करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। मतलब 1 घंटे में अगर वो 2 किलोमीटर पर कवर कर रहा है, अगर 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर पर स्क्वायर कवर कर रहा है, तो फिर वो अपोजिट में भी जाएगा, भले उसका डिस्टेंस बढ़ गया हो तो भी वो 1 घंटे में उतना ही एरिया कवर करेगा। ठीक है। और थर्ड लॉ क्या था? तो थर्ड लॉ को हमने न्यूमेरिकली समझा था। क्या था उसमें? टी स्क्वायर, तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आर क्या था? रेडियस ऑफ द एलिप्स, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो ये क्या था हमारा? आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट और टी क्या था? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हम कभी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या यूज करते हैं हम लोग? कांस्टेंट। याद रखिए ये बात। मतलब अगर यहां से मुझे कांस्टेंट का साइन हटाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग सीधे क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, ये एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल है, इस पे ध्यान मत दीजिए, एक गलती प्रिंट हो गया है। क्या होता है वो? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब मुझे ये हटाना है तो क्या कर दूंगा मैं? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो यही आगे जाके क्या हो जाता है? अब आर जो है वो नीचे आ गया, इसके आर क्या होगा? टी के नीचे आ गया, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के क्या है अपना? कांस्टेंट। तो ये मिल गया हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीनों लॉ केपलर्स के। इसे गलती से भी आप कभी भूलिएगा मत। ठीक है, और फिर हमने इसके अलावा भी कुछ 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट पढ़े थे। एक सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की थी मैंने, इसी के साथ में आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बताया था। तो ये सब चीजें मुझे लगता है आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है। तो चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या था अपना नया टॉपिक आ गया अभी? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब देखो, अगर कभी भी हमने यूनिवर्सल लॉ बोल दिया, कभी भी किसी भी थ्योरम को, किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी लॉ को अगर हमने यूनिवर्सल बोल दिया, इसका मतलब ये होता है कि वो हर जगह विद इररिस्पेक्ट टू प्लेस, इररिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स। यूनिवर्सल लॉ इसको मतलब समझ लीजिए कि जो पूरे यूनिवर्स में जिसको माना होगा। सिर्फ मैं इंडिया, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब जो पूरे यूनिवर्स पे, मतलब जो भले एलियंस हो या ना हो, पर जो पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल हो, उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। मतलब जो हर जगह वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। अब क्या है यहाँ पे? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के लिए यूनिवर्सल लॉ क्या है, अब हमें वो जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जो फोर्स होता है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास को। किसको प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली मास को। मास मतलब क्या? m1 m2। मतलब अगर मैं अर्थ पर हूं तो मेरा और अर्थ का अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जानना है तो उसके लिए क्या मतलब हम दोनों का रिलेशन क्या रहेगा? सबसे पहला रिलेशन क्या है? मेरा और अर्थ का मास को मल्टीप्लाई करना है। ये पहला हुआ एक, मतलब क्या? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। मतलब मेरा मास और अर्थ के मास को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक हुआ, एक रिलेशन हुआ, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा रिलेशन ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली मतलब क्या? डिनोमिनेटर में आ जाता है अभी। अब क्या मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगा दूसरा चीज कम होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डिक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। और इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इंक्रीज तो डिक्रीज, इंक्रीज तो डिक्रीज, ऐसा उल्टा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अभी इसमें इनवर्स डायरेक्टली रिलेशन के साथ में था प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बोथ बॉडी, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके साथ में है? तो इनवर्स रिलेशन है उसका डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल। मतलब बोथ द पार्टिकल क्या? सेंटर ऑफ बोथ द पार्टिकल। मतलब मेरा जो सेंटर रहेगा और अर्थ का जो सेंटर रहेगा, हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अभी देखो सेंटर क्यों लेते हैं उसका भी एक रीजन है, तो मैं उस टॉपिक पर भी धीरे से आऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम रिलेशन समझते कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी? जो F होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, ठीक है। और सेकंड क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखो ये रिलेशन देख रहे हो अगर आप, तो प्रोपोर्शनल है ना, तो अब इसको हम एक साथ में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको हम साथ में लेने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और r स्क्वायर, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल ही है। और देखो d लो या r लो दोनों चलता है, ठीक है। डिस्टेंस है ना, इसलिए यहाँ पे d लिया है मैंने, r लिया है, तो बोथ आर दी सेम। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे d है, हम अभिषेक सर आप r क्यों ले रहे हो, दोनों का मतलब वही हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सेंटर पॉइंट का डिफरेंस। ये क्या हो गया? सेंटर पॉइंट का डिफरेंस, मतलब दोनों के सेंटर पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब मैंने इसको साथ में ले लिया, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब भी हमें कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल साइन हटाना हो, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? ये F इज इक्वल टू k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे k का वैल्यू होगा g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम ना कांस्टेंट लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसको यहाँ पे नाम दे दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल है ना इसलिए इसको सिंबल दे दिया g, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? आग बंद कीजिए और बोलिए मेरे साथ एक बार, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीजें आप सबको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है, रट्टा मार लीजिए। क्या रट्टा मारना है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दोनों को साथ में लिया तो क्या हो जाता है? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन मुझे हटाना है तो लूंगा एक कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है g, ठीक है। मतलब अपना फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो g क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगेन कौन सा वर्ड आ गया? यूनिवर्सल। तो मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल का मतलब क्या बताया था? जो विथ इररिस्पेक्ट टू प्लेस, विथ इररिस्पेक्ट टू टाइम, हर जगह
सेम ही होगा, मतलब उसको ना टाइम से चेंज होगा, ना प्लेस से चेंज होगा, ना टेम्परेचर से चेंज होगा, तो कुछ भी कर दो तो वो चेंज नहीं होने वाला है, वो फिक्स ही होगा। तो वो क्या बोलते हैं हम उसको, यूनिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो है क्या होगा, जी हर जगह सेम ही रहने वाला है। अब सेम रहने वाला है तो कितना आ रहे, उस पर भी आते हैं हम धीरे धीरे। ठीक है, पहले आप फॉर्मूला से याद कर लीजिए। चलिए फिर अब आ गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आप लोगों ने 9th में पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा यूनिफॉर्म मोशन था कुछ, तो लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह करके आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, अगर ना याद हो तो एक बार टेक्स्ट बुक खोल के गो थ्रू कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको लोगों इसका मीनिंग शॉर्ट में देता हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसका स्पीड समझ लीजिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर जो मतलब जो इतने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इतना ही डिस्टेंस कवर करने वाला है, तो उसका क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला याद कर लो। जैसे आप लोगों ने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद किया, क्या उसका फॉर्मूला का बोलिए, G m1m2/r²। ये बीच में पूछते रहूंगा मैं, तो आप लोग उसको अच्छे से दिमाग में याद कर लो। F = G m1m2/r²। ठीक है, वो किसका फॉर्मूला था, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका फॉर्मूला क्या है, F = mv²/r। F = mv²/r, ये याद कर लीजिए। ठीक है, F = mv²/r, ये भी याद कर लीजिए, mv²/r। ऐसा याद ही कर लीजिए। देखो कोई भी फॉर्मूला ना, अगर आप लेक्चर के टाइम पर ही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो सिर्फ सुनो मत और फॉर्मूला रिपीट कीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, F = G m1m2/r², एक बार आप भी बोलिए साथ में, क्या था ये, अरे हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का था ये। तो अब मैं बोल रहा हूँ F = mv²/r, तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप वहाँ बोलिए ना, ऐसा होता है। अगर मैं कभी बोलूँ ना सेंट्रीपिटल फोर्स या यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला अपने आप रिकॉल हो जाएगा। अगर आप इसको बार बार प्रोनाउंस करते रहोगे, इसको बार बार बोलिए। देखो अगर आप कभी बीमार होते हो, तो मतलब ऊपर ना करेगा बीमार हो, पर जब बीमार होते हो या आगे होंगे कभी, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर हमें दवा देता है, तो हम क्या करते हैं, दवा का टाइम टू टाइम से उसको खाते हैं। जैसे डॉक्टर ने बोला कि ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में उसको 2 बार खाना है, तो क्या करते हैं, सुबह 1 बार खाते, रात को 1 बार खाते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने बोला 3 बार खाओ, तो सुबह 1 बार खाते, दोपहर में खाते, रात में 1 बार खाते ना। उसी तरह फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बोलना मतलब क्या, फॉर्मूला खा रहे हो आप, तो आपको याद हो जाएगा। देखो दवा खाने से आपका हेल्थ ठीक होता है, आपका फिजिकल हेल्थ जो है, बीमार हो वो ठीक होगा आपका। ठीक है, मतलब डिजीज का नाश होगा। ठीक है, डिजीज खत्म होगी। ठीक है, अब जब आप फॉर्मूला रटोगे, जब आप फॉर्मूला थोड़े टाइम में बोलते रहोगे, तो आपका फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो अगर मैं आपको ABCD पूछूं, आपको ABCD इतना अच्छे से क्यों याद है, क्योंकि आपने 6 महीना 7 महीना बचपन में आपने सिर्फ ABCD ही रटा है, कुछ नहीं आता था, पर ABCD-E-F-G आप बोलते रहते थे। उसी तरह ये भी है, फॉर्मूला भी है, तो इसको भी बोलिए। अब देखो बचपन में इतना दिमाग अपना तेज नहीं रहता है। ठीक है, कैप्चर पावर अच्छा रहता है, बट इतना भी हम स्मार्ट नहीं रहते हैं, तो टाइम लगता है ABCD सीखने में, 6 महीना लगता है। तो फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं है, और हमारी एज भी तो अच्छी खासी हो गई है, वी आर 14, 15, 16 ईयर्स ओल्ड, तो आराम से हमें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। बट एटलीस्ट 3-4 दिन तक, दिन में 3-4 बार बिना बुक खोले फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो। एक जगह से फॉर्मूला लिख लेने का, दीवार पे आपने फॉर्मूला लिख लिया है या पेपर में लिख के दीवार पर चिपका दिया है। ठीक है, और फॉर्मूला को आप रिपीट करते रहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा ये था, हाँ ठीक है, फिर अच्छा यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स ये था, हाँ ठीक है, अच्छा केपलर थर्ड लॉ में भी तो कुछ न्यूमेरिकल ही था ना, हाँ वो क्या था, अच्छा ये था। इस तरह से अगर आप आंख बंद करके बिना देखे बोलोगे ना, तो याद हो जाएगा। और इनके साथ अटक रहे हो, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो आप, तो जाकर बुक खोल के देखिए, देखो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। ट्राई करिए, ये ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा मेथड है ये। टाइम तो हमें लगता है कि हम बहुत टाइम दे रहे हैं, बट बहुत टाइम नहीं देते हैं हम। दिन में 5-5 मिनट करके 3 बार दे रहे हैं फॉर्मूले के लिए। ठीक है, दिन में 5-5 मिनट करके 3 बार दे रहे हैं हम, और सिर्फ 3 दिन तक दे रहे हैं समझो फॉर्मूले पे ध्यान। और मतलब कितना हो गया, एक दिन में 15 मिनट, 3 दिन में 45 डेज। 45 डेज में अगर हमें 3-4 चैप्टर के फॉर्मूले याद हो गए तो बड़ी बात नहीं है, आप खुद सोचिए। तो इसके लिए ऐसा जाइए, आप इस तरह से ट्राई कीजिए, हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक तो मैंने 2 या 3 ही फॉर्मूला बताया आप लोगों को। एक रिलेशन बताया हूँ केपलर्स लॉ का,
बाकी 2 फॉर्मूला बताया हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला क्या था अपना, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये कोई नहीं भूलेगा अभी, ठीक है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं अभी। और अच्छा, स्पीड तो सबको पता ही रहेगा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9 सेकंड का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब आया आपने, अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, वही जो अपना फोर्स था, अब उसी के थोड़ा और वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम लोग, और वहाँ से कुछ रिलेशन निकालेंगे कि जो फोर्स है वो आर पे किस तरह से डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है, इन्वर्सली डिपेंड है, इन्वर्सली के स्क्वायर को डिपेंड है, या कैसा रिलेशन है। तो हम लोग वो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअली हमें नहीं बता पाता है कि एफ और आर के बीच का रिलेशन क्या है। देखो, अगर आप लोगों को याद होगा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर था, रेडियस का स्क्वायर था। अब यहाँ पे तो सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या सही है कि नहीं है, फॉर्मूला दिया तो सही रहेगा। तो इसका रिलेशन क्या है, एक बार हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा अपना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा अपना, देखो सर्कुलर मोशन है, ठीक है, मतलब सर्कल है, तो सर्कुलर मोशन डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर मोशन है ना, जो सर्कुलर मोशन रहेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2πr, ठीक है, 2πr², याद रहेगा इतना अभी, सॉरी 2πr, तो ये 2πr हो गया अपना क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस था 2πr, टाइम कितना लगा, t, ठीक है। अब ठीक है, चलो 2πr, अब अपना f का फॉर्मूला क्या था, mv² अपॉन r, तो ये तो v है ना एक्चुअली, ये तो v है, तो v की जगह हमने क्या क्या वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो क्या हो गया, 2πr अपॉन t का होल स्क्वायर। अब क्या किया हमने, इसको सिंप्लीफाई करना चाहा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ मतलब इस तरह से इक्वेशन मिला हमें, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, r² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। देखो, कभी भी इक्वेशन में हम न्यूमरेटर में अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम ऊपर और नीचे साथ में मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर कर सकते हैं, या फिर देखो क्या होता है अभी 2/2 1, मतलब r/r 1। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अभी r² से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, r² से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक r था, तो ये इसलिए r³ हो गया, ऑलरेडी एक r था इसलिए r³ हो गया, ठीक है, और नीचे हो गया अपना r²। अब देखो r³ अपॉन t², ये रिलेशन कहीं तो देखा लग रहा होगा, कैपलर्स का थर्ड लॉ, याद है कैपलर्स का थर्ड लॉ क्या था, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, यही था हमारा कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया, r³ अपॉन t² को। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा एक्चुअली, अब t² अपॉन r³ इक्वल टू k है, तो 1/k इज इक्वल टू हो जाएगा r² अपॉन r³ अपॉन t²। तो यही यहाँ पे हो गया, r³ अपॉन t² था ना, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय k, इसको रिप्लेस कर दिया हमने बाय k। फिर अब ये सब देखो 4 कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, जो m है वो भी तो किसी का मास रहेगा, तो मास देखो एक कांस्टेंट ही होगा, पाई तो कांस्टेंट ही हमें पता है 22.7 या 3.14 लेते, k तो खुद ही कांस्टेंट है, तो बचा क्या r²। तो f इज प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है, f इज प्रोपोर्शनल टू r²। ये रिलेशन अभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, f इज प्रोपोर्शनल टू r²। तो मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो रिलेशन r था वही रिलेशन हमें यहाँ पर भी मिल गया, कि जो f होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, r³, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है, r² को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² को। तो कैपलर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें हमने वही सब यूज़ करके, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके, कैपलर्स लॉ यूज़ करके हमने क्या पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स में भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो r² को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, जो सॉल्व एग्जांपल है। अभी आप लोगों वैसे फॉर्मूला से अगर याद रहेगा तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं हम लोग क्या किया दिया हुआ है, ओके। क्या बोला देखो, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग इन डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब जो महेंद्र है और विराट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर। ये वैल्यू मिलती जा रही है हमें यहाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 1 मीटर, चलो ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg, मतलब एक का जो मास है 75 kg, एक का मास जो है 80 kg, मतलब हमें M1 M2 भी मिल गया, M1 M2 भी मिल गया, ठीक है। एक बॉडी का मास M1 होता है, एक बॉडी का मास M2 हो गया, तो 75 और 80 हो गया, ठीक है। ये जो है रेडियस रहेगा, मतलब R ले लो या D ले लो, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है, पूछा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, है तेरी की, तो सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर फॉर्मूला याद है तो अपना वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का, याद कीजिए, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद हो चुका है, ठीक है। तो R का वैल्यू 1 मीटर, ठीक है, R का वैल्यू 1 मीटर, यहाँ से मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद M1 का वैल्यू 75 kg, M2 का वैल्यू 80 kg, और जो G है मैंने बताया ना कि ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कहीं पर भी जाओ, चाहे अर्थ पर रहो, चाहे चांद पर जाओ, चाहे जुपिटर पर जाओ, चाहे सन पर जाओ, इसका जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगा, चाहे स्पेस में घूमते रहो आप, इसका वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो वैल्यू क्या होता है, 6.67 into 10⁻11, 6.67 10⁻11, 6.67 into 10⁻11, ये वैल्यू आप सब लोग याद कर लीजिए, क्या होता है 6.67 into 10⁻11, ठीक है। अब ये वैल्यू भी आप लोगों को याद हो चुकी है, क्या होती है वैल्यू 6.67 into 10⁻11, ओके, बस खेल खत्म अपना, सबकी वैल्यू पता है हमें। तो ये फॉर्मूला है अपना, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये सबकी वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये सब की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या था, देखो G की जगह पुट किया आपने 6.67 into 10⁻11, ठीक है। M1 की जगह पुट कर दिया आपने 75 और M2 की जगह पुट कर दिया 80, और R का तो वैल्यू 1 था, बस मल्टीप्लाई कीजिए, खेल खत्म। मल्टीप्लाई करना इतना तो आप लोगों को आता ही है अभी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया समझो, यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आंसर क्या है 4.002 into 10⁻7। अब एक्चुअली देखा जाए ना तो ये फोर्स ना बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है, पर ठीक है वैल्यू तो है ना ये। अभी आप लोग समझ सकते हो, अभी आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हम अर्थ पर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक है, वो वाला ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक है। और हमें अर्थ अट्रैक्ट क्यों कर लेता है, हमें अर्थ अट्रैक्ट क्यों कर लेता है, क्योंकि अर्थ के साथ में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और अर्थ का सेंटर और हमारे सेंटर का डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जब हम सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ों को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है अर्थ और हमारे बीच की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेरे और आपके बीच की। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको अट्रैक्ट करने का, मुझे पता नहीं है पर मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आपको भी पता नहीं, आप मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ, लेकिन अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैल्यू काफ़ी कम है। अब 10⁻7 दैट क्या वैल्यू है, ये कितनी कम वैल्यू है, ये समझ सकते हो ना, तो इसलिए हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ओके। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था, तो आप समझ सकते हो। बस अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, डेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने अगर आप लोगों को आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में से आपको बस वैल्यू फ्रेम करना है कि कौन सा वैल्यू M1 का है, कौन सा वैल्यू M2 का है, कौन सा वैल्यू D का है, कौन सा वैल्यू G का है, ठीक है। बस आपको फ्रेम करने आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल। देखो क्या चीज़ इसमें क्वेश्चन समझने आना चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस। तीसरा सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन तो हमसे मास्टर है, बचपन से करते हुए आ रहे, तो आता ही हमें, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मुझे तो लगता नहीं कि कराने की जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम इसके स्किप कर देते हैं। इन केस आप लोगों को टेक्स्ट बुक देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप एक बार डाउट पर पूछिएगा, वहाँ पर मैं या मेरी टीम में से कोई भी आप लोगों को इसका आंसर दे देगा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल ही है, अभी 2 दिया हुआ तो मैंने 1 करा दिया है। इसमें बस मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन नया आ गया है, ये क्या आ गया था, इसमें फ्रिक्शनलेस आ गया है। तो फ्रिक्शनलेस तो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई हुआ है ऑलरेडी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा हुआ है कि टाइम से कैसे चेंज होगा कि नहीं, तो थोड़ा 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है आप लोगों को। सिंपल ही है ये भी, बस एक बार ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए, पहले बिना देखे। जो न्यूमेरिकल होता है ना, कभी भी भले सॉल्व न्यूमेरिकल हो, ट्राई कीजिए उसे कि हम टेक्स्ट बुक को बिना देखे ही सॉल्व करें। जो उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन को पहले ना देखें, पहले क्या करें, क्वेश्चन पढ़ें, जो क्वेश्चन फ्रेम दिया हुआ है उसमें से हम अपना डेटा को फ्रेम कर ले, मतलब क्या दिया हुआ है वो निकाले, हम उसको बाहर निकाले, फिर फॉर्मूला बराबर सोच पाए, हाँ ये फॉर्मूले से ही आएगा, और फिर हम जाके अपना कैलकुलेशन, ये 3 चीज़ पे तो डिपेंड करता है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ट्राई कीजिए कैसे होता है, फिर आप लोगों से इजीली सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है 9th स्टैंडर्ड तो अच्छे से पढ़ाई आप लोगों ने,
तो ये भी सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये लो एंड हाई टाइड। तो लो एंड हाई टाइड कब आएगा कब नहीं आएगा, तो ये भी देखो सोच सकते हैं हम लोग। इमेजिन कीजिए, यदि आप लोग आग बंद कीजिए, सोचिए, देखो समुद्र किनारे कब नहीं जाना चाहिए, लोग कब मना करते हैं, बोलते हैं ना कि शाम को, रात को, अर्ली मॉर्निंग में सी बीच पर नहीं जाना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ही ना, उस टाइम पर हाई वेव आता है, मतलब जो टाइड होता है वो हाई टाइड होता है, और दिन के टाइम पर टाइड लो रहता है। देखो कैसे, जब अर्थ के जिस पार्ट पे मून नज़दीक में रहेगा, मून नज़दीक में रहेगा, अर्थ के जिस पार्ट पर मून नज़दीक में रहेगा, तो वहाँ पर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या करेगा, वो जो मून रहेगा अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अर्थ भी मून को खींचने की कोशिश करेगा, बट दोनों फोर्स लगा के दूसरे को खींच रहे हैं किस तरफ, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में ही फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों के बीच का ही है, ठीक है। दोनों खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बट दोनों में और भी तो मोशन है ना, सर्कुलर मोशन में भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लोग अभी सन से भी आ रहा है, तो इस तरह से लोग मतलब एक मोशन में, तो दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे अपनी तरफ, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा इसमें, बट कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बट अब जो अर्थ पर ओशियन है, सी है, या कहीं भी नदी ले लो, कोई भी पानी है, तो देखो थोड़ा सा वो थोड़ा हल्का रहेगा ना, पूरा चलो ठीक है, अर्थ को नहीं खींच पा रहा है, पर वो थोड़ा वेव को तो खींच सकता है ना अपनी तरफ, तो थोड़ा उसके क्या होता है, पानी भागने की कोशिश करता है उसकी तरफ। लेकिन अर्थ का भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो अर्थ क्या पानी को नहीं रोकेगा, तो वो पानी को रोकता है, ठीक है, वो पानी को रोकता है। बट मून भी ले रहा है, मून भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये अर्थ भी अट्रैक्ट करता है, मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट जो पानी है वो तो अर्थ पर ही है, जो समुद्र जो वेव है वो तो अर्थ पर ही है ना, तो इसका फोर्स ज्यादा रहेगा, अर्थ का फोर्स ज्यादा रहेगा, इसलिए पानी उड़ के नहीं जा पाएगा चांद तक, उड़कर नहीं जा पाएगा चांद तक, लेकिन जानने की कोशिश तो हो जाती है। तो क्या इस टाइम में उसमें वेव आ जाता है। अब जब मून नहीं रहने वाला, जिस टाइम पर मून नहीं रहने वाला है, हमें नहीं दिख रहा, तो उस टाइम पर क्या होगा, वेव लो होगा, मतलब टाइड लो रहेगी, और टाइड हाई कब रहेगा, जब वहाँ पे मून आ जाएगा। तो ये भी कब हो गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही बहुत बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब वही रीजन है एक्चुअली इसमें। लेवल ऑफ वाटर सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, याद रखिए ये बात। और कौन लगाता है इसको, एक्साइटेड बाय द मून, मतलब जो सी लेवल होता है, जो सी लेवल में जो वाटर है, मतलब जो सी में वाटर लेवल है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है। अभी आप लोग समझ सकते हो, वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोस कॉजिंग हाई टाइड। उसको क्या होता है, उस टाइम पे हाई टाइड आता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और जब मून नहीं है उस टाइम पे भी वेव तो आते रहेगा, ठीक है, हवा का झोंका तो चल रहा है ना उधर, तो पर लो रहता है, बहुत काफी लो रहता है वो, ठीक है। अब जाकर आया अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अब आप लोग समझ सकते हो कि जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स समझते थे वो तो एक छोटू सा पार्ट था एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स का। हम क्या समझते थे, न्यूटन साहब नीचे बैठे थे, ऊपर से मैं एप्पल गिरा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, पर सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी, सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको साइंस नहीं पता, जिनको फिजिक्स नहीं पता, जिनको ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से नहीं पता है, उनके लिए सिर्फ उतना ग्रेविटेशन होता है। बट अब आप लोग तो समझ चुके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डिटेल में पढ़ चुके हो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो समझिए। अब उसके बाद आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब यहाँ पे अपना एग्जांपल लगाइए, मैंने बॉल फेंका हवा में, कुछ टाइम के बाद वापस बॉल नीचे आ गया, ये हुआ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मैं टेरेस पर गया बिल्डिंग के, वहां से मैंने पत्थर छोड़ा या फेंका, ठीक है, वो गिरा जमीन पर, तो ये होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं हम व्हेन टू बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। समझ चुके हैं आप लोग अभी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते, याद दिया हुआ है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल। ऐसा जो पहला एग्जांपल दिया था वो, तो उसमें जो क्या महेंद्र का जो था, तो अब उससे हमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। सिंपल है, वही फॉर्मूला F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अर्थ का मास कितना रहता है, 6 × 10⁻²4। ये अगर याद कर लीजिए, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट याद किया अभी हमने कि 6.67 × 10⁻11 होता है, उसी तरह भी मास ऑफ अर्थ भी याद कर लीजिए, 6 × 10⁻24 kg होता है। ये भी क्योंकि फिक्स ही रहेगा। और क्या होता है वैसे, तो अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो मे भी इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है, पर नहीं भी दी रही तो अगर, तो क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन छोड़कर आओगे, फॉर्मूला आता है आप लोगों को, पर डेटा पता है आप लोगों को,
बट अर्थ का मास नहीं याद है, इसलिए छोड़ोगे नहीं। तो सिंपल याद कर लो 6 × 10⁻²4, सिंपल सा है 6 × 10⁻²4, ठीक है। और ये 6.67 10⁻11। और याद रखना जो ये पावर की वैल्यू होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या मालूम है, जो 10 में 0 है ना, मतलब जो यहाँ पे 0 है ना 6 के आगे, वो 24 टाइम रहेगा, मतलब 1 और 24 टाइम 0, 1 और 24 टाइम 0, 1 और 24 टाइम 0, ठीक है। और जो यहाँ पर रहने वाला है 10⁻7 मतलब 0.0000 ऐसा 11 बार रहेगा, उसके बाद जाके 1 आएगा। मतलब समझ सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है। तो 10 पावर का बहुत बड़ा मैटर इंपॉर्टेंस है, 10 पावर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस याद रखिए आप लोग। हाँ, फिर क्या किया अभी, अर्थ का मास हो गया 6 × 10⁻24, महेंद्र का मास तो हमें पिछली बार दिया था 75 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो आप लोग ये तीन के तीनों 1 2 3 तीन के तीनों चीज़ें याद कर लीजिए। क्या क्या याद करोगे, अर्थ का मास, रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये याद हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व, अपना फॉर्मूला वही आ गया अपना आंसर, ठीक है। चलिए फिर अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या दिया हुआ है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये कहीं सुना वर्ड लग रहा है क्या आप लोगों को? अगर ग्रेविटी के बारे में पता होगा, सिर्फ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी मतलब क्या होता है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। अब अगर मैं बोलूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब देखो एक्सीलरेशन का मतलब समझ लेते हैं। बाइक चला रहे हो आप लोग, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, ठीक है, 30 के स्पीड में चल रही थी, 30 के स्पीड में चल रही है, 30 के स्पीड में चलती रहेगी। मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है 0 है, मतलब हम जो गाड़ी का जो एक्सीलेटर है, बाइक का जो एक्सीलेटर है, हम उसको नहीं एक्सटेंड खींच रहे हैं, उसको वैसे का वैसे ही रखें, ठीक है, उसको वैसे का वैसे ही रखें, तो 30 की स्पीड में चलती रहेगी। लेकिन अब जो अर्थ है इसमें क्या होता है, जो बॉडी जब अटैक करता है तो उसमें ना एक एक्सीलरेशन पावर रहती है, कैपेसिटी होती है, क्या होगा, थोड़ा आएगा फिर स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर स्पीड और बढ़ जाएगी, स्पीड फट करके ऐसा। मतलब अब किसी पार्टिकल को आप टेरेस से छोड़ोगे तो क्या होगा, अगर समझो आप 7th फ्लोर पर हो समझो, तो 7th फ्लोर से उसको 6th फ्लोर पर आने में उसको समझो लगा 3 सेकेंड, ठीक है, फिर 6 से 5th आने में उसको थोड़ा टाइम और कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी होगी, और स्पीड बढ़ी होगी बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और समझो 3 सेकंड लगा ना, यहाँ पे 2.7 सेकंड लगा होगा। फिर जब वो 6th से 5th पे आएगा ना, या 5th से 4th पर आएगा, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, टाइम और कम लेगा। मतलब समझो वहाँ पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जो 30 मीटर पर सेकंड। ये एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी पार्टिकल को हम छोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू जो ऊपर रहती है उससे और नीचे रहती है, बहुत डिफरेंस हो जाती है स्पीड की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़ता है, और एक्सीलरेशन बढ़ने की वजह से स्पीड भी तो बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों को एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद होगा, ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, तो क्या होता था, स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हम स्पीड को कितना बढ़ा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर 30 की स्पीड से मैं गाड़ी को 40 की स्पीड पर लेकर गया, इसका मतलब मेरा एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं 50 से 60 ले गया मतलब 10 हुआ, 50 से 100 ले गया तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी गाड़ी एक्सीलरेट हो रही है। ओके, अभी एक्सीलरेशन आप समझ सकते हो क्या होता है। तो अब बस अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यही तो है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो हम कांस्टेंट वैल्यू मतलब कहाँ पर, सरफेस पर होता है। तो वैसे तो ये डिफर करता है, मतलब जो इसको ना हम छोटे जी से लिखते हैं, छोटा जी, स्मॉल जी से हम क्या दिखाते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद ही है, F = G m1m2/r², ठीक है, ये एक हो गया अपना। और अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता रहेगा जो न्यूटन नहीं दिया है, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं याद है अभी याद कर लेना, फादर = माँ, फादर = माँ, ठीक है। मतलब फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे फादर मदर नहीं है, बट तुम लोगों को दिमाग में बैठ जाए फॉर्मूला, बस इसलिए मैंने बोला, ठीक है। F क्या होता है, फोर्स, M क्या होता है, मास, A क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक ही जगह G है, एक ही जगह G है, एक ही जगह G है। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना फॉर्मूला, F = mg। ये तो हमें पता ही था क्या होता है। तो बस इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। इन दोनों को क्या किया, हमने कंपेयर कर दिया। तो इन दोनों जैसे हमने कंपेयर किया तो क्या हो गया, F = F है ना, तो G m/r² = mg। तो एक m कट गया तो बचा क्या, G = Gm/r², ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट अब ध्यान सुनो, G कांस्टेंट है,
जी कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11, m कांस्टेंट है 6 इंटू 10⁻24, r भी कांस्टेंट है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब जब सब चीज़ें कांस्टेंट है अर्थ की, तो फिर हम अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकाल ही सकते हैं, हम अर्थ का g तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सबका वैल्यू रखा और आगे अपने यहाँ पे वैल्यू कितना आया 9.77, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 बोलते हैं। कितना 9.8, मतलब जो अर्थ पर हाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कितना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोगों को याद रहेगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ें याद हो गई होगी। ठीक है, कोई डाउट अभी इसमें? और देखो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होना, तो जी में 6.67 आता है, एम में 6 आता है और आर में 6.4 आता है, सब में 6 है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, सब में 6 आता है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। और अब जी में क्या दिया, वेरिएशन। अब देखो मैंने पहले बोला कि जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, छोटा जी का, बड़ा जी कांस्टेंट है। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं बोलते जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा बोलोगे। अभी तो 15 मिनट पहले सर ने बोला कि जी का वैल्यू कांस्टेंट यूनिवर्सल लॉ है। अरे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे जी की बात कर रहा हूँ। छोटा जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ और, जमीन के अंदर कुछ और, आसमान पर कुछ और, इस तरह से। ठीक है, क्यों अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे जो आर है, ये जो आर है यहाँ पे, वो तो चेंज हो सकता है ना। अगर सरफेस पर है हम लोग तो फिर अर्थ का रेडियस लेंगे, अगर हाइट पर गए हम लोग तो अर्थ सेंटर से अर्थ सरफेस का डिस्टेंस, फिर अर्थ सरफेस का हाइट का डिस्टेंस बढ़ जाता है डिस्टेंस। इसके लिए अगर हम जमीन के अंदर गए, गड्ढा खोद के अंदर घुस रहा हूँ तो वहाँ पर भी इसकी वैल्यू डिफर करेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू था रेडियस का फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, वो कम होते जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ते जा रही है। देखो अब इससे अंदाजा मत लगा लेना कि वैल्यू बढ़ रही है तो जी बढ़ेगा, वैल्यू कम हो तो जी कम होगा, या फिर वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जी कम होगा, या ऐसा रिलेशन मत याद कर लेना। ठीक है, ये मत याद करना, देखो पहले क्लियर कर रहा हूँ मैं, इस पर मैं भी आ रहा हूँ टॉपिक पे, इसलिए पहले पर याद रख लेना कि मैं हाइट से और डेप्थ से नहीं कंपेयर करूँगा। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे, हम बात करेंगे इसकी, लेकिन हाइट के लिए अलग फॉर्मूला है और डेप्थ के लिए अलग फॉर्मूला है, सरफेस के लिए अलग है। ठीक है, याद रखना चीज़। हम ये नहीं समझते कि हाइट पर जा रही है बढ़ रहा है तो डेप्थ पे जाएंगे कम ही होगा, नहीं, हाइट पर जा रही कम हो रहा है तो डेप्थ पे जाएंगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ पहले दिमाग से निकाल देना। ओके, चलो अब आगे बढ़ते। क्या है पहला, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, तो क्या है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर आपको पता रहेगा अर्थ पर इक्वेटर भी है, पोल भी है, क्योंकि अर्थ परफेक्ट राउंड नहीं है, अर्थ परफेक्ट राउंड नहीं है। तो अभी जो इसका पोल है और इक्वेटर है, तो देखो जो जहाँ पे पोल इक्वेटर है वहाँ पे अर्थ बल्ज हो गया है। ठीक है, वहाँ पे अर्थ बल्ज हो गया है, और जहाँ पे पोल है वहाँ पे अर्थ फ्लैटन हो गया है। मतलब क्या, एक अंडा शेप का बन चुका है अर्थ। ठीक है, मतलब उस शेप का है। तो इसी के लिए तो जो इसका जो रेडियस है इक्वेटर का, जो अर्थ का जो इक्वेटर है उसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, ये देखो डायग्राम छोटा सा यहाँ पे, ये समझो अपना अर्थ हो गया। ठीक है, इतना भी नहीं है, समझो इतने रहेगा अर्थ, लोगों मैं तो बता रहा था। ठीक है, तो ये अर्थ हो गया अपना। ठीक है, ये अर्थ हो गया अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये समझो पोल हो गया, ये पोल हो गया और ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा और पोल पर रेडियस सबसे कम दिख रहा होगा। ठीक है, देखो जो इक्वेटर पे लार्जेस्ट रेडियस और पोल पे स्मॉलेस्ट रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब जो जी का वैल्यू होगा वो पोल पर ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा। इसका तो सिंपल फॉर्मूला कौन सा है, अपना ये वाला फॉर्मूला है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब आर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जब आर बढ़ रहा है तो जी का वैल्यू कम होगा। तो जब आर बढ़ रहा है, ठीक है, जब आर बढ़ रहा है तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। जब आर कम हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके लिए पोल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे ज़्यादा होता है और जो इक्वेटर पे
वैल्यू सबसे कम होती है, ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं हाइट पर या डेप्थ पर नहीं गया हूँ अभी तक, ठीक है। अब उसी में याद रख लीजिएगा, उसी में याद रख लीजिएगा, देखो 9.83 है, तो अगर हम इसको हम डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस लगाएंगे, मतलब आप नंबर हटाने की कोशिश करेंगे, तो देखो ये 0.5 से कम है ना, तो इसको क्या ले लेंगे हम 9.8 ले लेंगे, ठीक है। ये 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको हम लोग 9 पॉइंट बढ़ा देंगे, मतलब तो 9.8 कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको इग्नोर किया, हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो लमसम करके वैल्यू का देखेंगे तो 9.8 ही आता है। इसके लिए हम जनरल बोलते हैं कि अर्थ पर वैल्यू 9.8 होती है। बट जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा किसी चीज़ का, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा, तो वहाँ पर हम इक्वेटर पोल का मैटर करता है, ठीक है। वरना हम तो वैसे 9.8 मानकर ही अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 9.8 मानकर ही चलेंगे, ठीक है। अभी आप सब लोग ये बातें याद रखिएगा। अब क्या दिया हुआ है? चेंज विथ हाइट। तो पहले तो याद रख लिएगा, जैसे हम हाइट पर जाएंगे ना, जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल की वैल्यू, जी की वैल्यू कम होती है। जितना ज़्यादा हाइट उतना कम जी, जितना ज़्यादा हाइट उतना कम जी, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइट उतना कम जी, बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जितना ज़्यादा हाइट उतना कम जी, ठीक है। जितना मतलब एकदम बहुत ऊपर चले गए तो वहाँ पर तो जी रहेगा ही नहीं, नेग्लिजिबल हो जाएगा एकदम से, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइट उतना कम जी। और जो डेप्थ पे जाएंगे अभी, तो डेप्थ पर जाएंगे, तो जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती जाती है, जी की वैल्यू बढ़ती नहीं है, जी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। याद रखना, जो अर्थ का जब हम अंदर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, और जब हम सेंटर में पहुंच जाते हैं, अर्थ के सेंटर में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे जी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं अर्थ के सेंटर पर हूँ तो यहाँ पे जी कितना हो जाएगा? लगभग 0 हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार थोड़ा हम समझ लेते क्या था। तो जो अपना जी का वैल्यू था, हम इसको 3 बार में पढ़े। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अर्थ का जो सरफेस है इस पर हम पढ़े, जो अर्थ का सरफेस है हम इस पर पढ़े। तो जो इक्वेटर है वहाँ पे कितना वैल्यू था इसका? लगभग 9.78। जो पोल था, ये पोल समझ लीजिए इसको, यहाँ पे कितना था? 9.83 था, लगभग 9.832 जो भी था, ठीक है। तो यहाँ पे 9.7, 9.83 जिसको हम लमसम करके ले लेते थे 9.8, ठीक है। ये हो गया कहाँ की बात? सरफेस की बात, इक्वेटर और पोल का। इक्वेटर पे ग्रेविटी, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, और पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा। हाँ, कितना? 9.7, 9.8 से नियर अबाउट 9.8 हो गया। अब हम जाते हैं हाइट पर। जब हाइट पर हम जाएंगे, जब हम हाइट पर जाएंगे, हाइट बढ़ रही है तो जी का वैल्यू कम होगा, ठीक है। जब हम हाइट पर जाएंगे जी का वैल्यू कम होगा, और ये तो हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला अपना होना, उसके मतलब जी इज इक्वल टू GM/r², इसी फॉर्मूले से आ गया अपना ये दोनों चीज़, तो ठीक है। अब जो डेप्थ है, तो डेप्थ में भी एक्चुअली उल्टा हो जाता है। डेप्थ में जब हाइट बढ़ती, जब डेप्थ बढ़ता है, डेप्थ जब बढ़ता है तो जी एक्चुअली कम होता है, ठीक है। याद रखो चीज़। इसका भी डेरिवेशन है जो फिलहाल आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो फिर अब आगे चलते हैं। अब देखो एक और ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो चलो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर ही लेते हैं अपन। क्या न्यूमेरिकल है? इफ अ पर्सन वे 750 न्यूटन ऑन अर्थ, मतलब कोई एक आदमी है जिसका वेट 750 न्यूटन, देखो वेट हमेशा न्यूटन में होता है, मास हमेशा केजी में होता है, याद रखना चाहिए। वो कॉमन लैंग्वेज में हम वजन मतलब वेट को ही मास समझ लेते हैं। हम किसी से पूछते हैं ना कि भाई तेरा वेट क्या है, तुम क्या बोलते हैं? 35, 40, 50, 60, 70, समझो 70 केजी है। बट एक्चुअली वो वेट नहीं, हम मास बता रहे हैं। अगर हम जब यूनिट, हम किसी को हम अगर अपना यूनिट केजी बोल रहे हैं तो वो मास होता है, ठीक है। और जब हम मास के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा के कैलकुलेट करते हैं उसको वेट बोलते हैं। तो अभी जब हम अर्थ पर अपना कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम मास के साथ में ना हम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी रहे, छोटा चीज तो लगी रहे, तभी हम अर्थ पर है ना, उड़ थोड़ी रहे हम अर्थ पर है ना, मतलब हम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी रहे। इसका मतलब हमारा जो वेट है, वो क्या हो गया? mg। तो उसका यूनिट होता है न्यूटन होता है एक्चुअली, पर हम केजी बोलते हैं। जो केजी हो तो मास है, ठीक है। तो जो अर्थ का जो वेट कितना 750 न्यूटन है,
अर्थ का जो वेट है कितना 750 न्यूटन है। अब हाउ मच वुड बी इज वेट ऑन द मून, अगर अर्थ पर 750 न्यूटन है तो मून पर कितना होगा। समझे क्वेश्चन, अर्थ पर इसका वेट इतना है तो मून पर कितना होगा। देखो मास तो यहाँ भी और वहाँ भी सेम रहेगा, बट वेट डिफर हो जाएगा। वेट डिफर क्यों होगा, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग है, तो इसके लिए उसका वेट अलग हो जाएगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखिए चीज, ठीक है। तो मून पर उसका वेट अलग हो जाएगा, तो कितना अलग हो जाएगा, क्या आएगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए आगे डेटा क्या दिया हुआ है, तो डेटा क्या दिया है यहाँ पे, अभी क्या दिया हुआ है, जो मून गिवन दैट मून्स मास इज गिवन दैट मून्स मास इज 1.81 1/81 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, अगर मून का मास अगर 1 kg रहेगा तो अर्थ का मास 81 kg रहेगा। मतलब अगर अर्थ का मास 81 kg है तो मून का मास 1 kg है। ये मतलब रेशियो दिया हुआ है, जो मून का मास और अर्थ का मास कितना हो जाएगा 1:81, ये याद रखिए। मतलब मून का मास अगर अर्थ का मास अगर 81 है तो मून का मास 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो तो ऐसे याद रख ले, समझ लेने का कभी भी। और क्या दिया हुआ है आगे, ऑफ द एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 1/3.7। तो आप समझिए अभी, अगर अर्थ मून का रेडियस 1 है तो फिर अर्थ का रेडियस 3.7 होगा। मतलब Rm/RE इज इक्वल टू 1:3.7, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, मतलब अगर मून का रेडियस 1 है तो अर्थ का रेडियस 3.7 हो जाएगा। ओके, ये इसका डेटा चलो मिल गया हमें। और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। चलो फिर आप कैलकुलेट करते हैं, हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें याद करना पड़ेगा कि फोर्स का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, ठीक है। तो अब उससे हम कुछ ट्राई करते चलो। तो अब g निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें सबसे पहले तो g कैसे निकाले अभी हम लोग। तो चलो फिर पहले गिवन क्या है वो समझ लेते हैं। वेट ऑन अर्थ कितना था 750 kg, ओके, ठीक है, ये मिल गया। चलो हमें 750 kg हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 750 न्यूटन। फिर जो रेशियो था वो हमने लिख दिया यहाँ पे, कितना हो गया 1:81। मतलब अगर हमने अर्थ को ऊपर लिया है तो 81/1 हो जाएगा। फिर रेडियस का रेशियो कितना है 3.7/1 हो जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली डिनोमिनेटर 1 लिखो है ना लिखो, बात फर्क नहीं पड़ता उसे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, मास ऑफ द पर्सन मून पर कितना हो जाएगा, समझ लो, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे मून पर हो चाहे अर्थ पर हो, तो समझो कितना हो गया वो m kg, ठीक है। अगर हमें ये m आ गया, m पता चल गया, g का वैल्यू पता चल गया, तो हम तो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या मान लिया, जो उसका मास था वो m है, ठीक है। अब देखो वेट ऑन अर्थ कितना होगा mg, ठीक है। तो वेट तो हमें दिया हुआ था 750 kg, 750 न्यूटन, 750, देखो गलती हो जाती है कभी, मैं kg बोल रहा हूँ, न्यूटन यहाँ, ठीक है। तो जो वेट ऑन दी अर्थ है क्या है वो 750 हो गया। और m का तो हमें पता है, m तो हमें पता है क्या है, निकालना है, वो तो अभी हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है। यही तो हम m निकाल रहे हैं अभी फिलहाल हम, ठीक है। फिर उसका क्या दिया हुआ है 7 ये g, तो g का वैल्यू कितना हो गया, g का वैल्यू क्या हो जाता है Gm/r²। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm/r², ठीक है। तो अर्थ की बात करें तो उसने ई लगा दिया, देखो MERE, ठीक है, सब लगा दिया अभी। तो फिर m क्या हो गया अपना अभी, अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, ये m की वैल्यू निकाल दिए, तो कितना हो गया 750 r²/Gm, ठीक है। ये सिर्फ मास ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ है। उसके बाद क्या अभी वेट ऑन मून कितना होगा, तो Gm/Rm², ठीक है, सेम वही होने वाला है, बस जो यहाँ पे e था वो यहाँ पे m हो जाएगा, इस तरह से। अब दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो, तो बस फिर हमारा वैल्यू आ गया, कितना आ गया 126.8 न्यूटन। समझ, दोनों डिवाइड किया, देखो यहाँ पे भी m था, ठीक है, यहाँ पे m था, यहाँ पे भी हम ऐसे कैलकुलेट कर लिए, बस फिर दोनों डिवाइड कर दो, आ गया अपना आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल है ना ये क्वेश्चन, समझ पा रहे हो क्या करना है इसमें, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले क्या होता, जैसे कि यहाँ मून पर मास पूछा हुआ है, वेट पूछा हुआ है, और अर्थ पर वेट दिया हुआ है, वहाँ का वेट पूछा है, यहाँ का वेट दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, मतलब दोनों का रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, दोनों के मास का रेशियो दिया हुआ है, बस सॉल्व हो गया हमारा न्यूमेरिकल। सो इट वाज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल तो वही हो गया, कोई चीज़ ऊपर छोड़ो नीचे गिरेगा,
कोई चीज़ नीचे छोड़ो, कुछ हाइट पर जाएगा उसके बाद नीचे गिरेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये भी काफ़ी सिंपल हो जाता है। ओके, कुछ इसके लिए देखो, अभी अगर आप लोगों को याद होगा 9th स्टैंडर्ड में प्रीवियस ईयर यू हैव स्टडीड सम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आपने रीड किया था? अगर याद कर पा रहे हो तो देखो, कुछ लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा करके आपने क्या कुछ पढ़ा था? क्या कुछ चीज़ याद आ रही है आप लोगों को? याद आ रही है कि नहीं आप लोगों को? बोलो बोलो फटाफट। और कुछ पढ़ा था क्या? तो और क्या पढ़ा था हमने? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ा था। अब फ्री फॉल में हम क्या बात कर रहे हैं? जब किसी की बॉडी को छोड़ा गया, मतलब उसमें क्या वेलोसिटी 0 थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। वेलोसिटी 0 मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कितनी होगी? 0 होगी स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कट हो गया। तो क्या हो गया? क्या निकल के आ गया अपना यहाँ पे? क्या निकल के आ जाएगा अपना? v इज इक्वल टू ए टी। लेकिन जो a है एक्चुअली वो तो यहाँ पे g है ना, a का वैल्यू g है। क्या हो गया? u इज इक्वल टू जी टी, u नहीं, v इज इक्वल टू जी टी। u 0 हो गया, a g हो गया, t ए हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया अपना, तो ये हो गया अपना पहला। तो v इज इक्वल टू जी टी, v इज इक्वल टू जी टी, ये ठीक है आ गया पहला अपना। अब दूसरा देखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u मैंने पहले बोला u कितना? 0 है, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। a कितना है अपना? g है, ठीक है, और s तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा अभी? v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gs, तो 2gs, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये भी आ गया अपना, ठीक है, ये भी आ गया अपना, ये भी हो गया। बचा क्या? अभी थर्ड वाला, चलो वो भी देख लेते हैं क्या थर्ड वाला। क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है? 0, a कितना है? g, तो क्या हो गया अपना? s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला अपना प्रूफ हो गया। तो इस तरह से v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस। ये किसके लिए होता है हमारे में? फ्री फॉल के लिए, जिसमें इनिशियली वेलोसिटी 0 था, बट जब उसमें एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसमें आई जाएगी। तो ये तब का फॉर्मूला है, ठीक है। ये तब के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तीनों चीजें। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आगे के नहीं सॉरी अभी बाकी ये चैप्टर मतलब फ्री फॉल खत्म होता है। फिर आगे एक न्यूमेरिकल दिया होगा, चलो टॉपिक पे बढ़ते हैं अभी और आगे हम। तो क्या है अभी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ये 2 पॉइंट हो गया बचे में, और कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ों को चलो कंटिन्यू कर लेते हैं फटाफट हम। क्या दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है? अगर याद होगा आप लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी में पिछले साल तो पढ़ा था हमने 9th स्टैंडर्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था बता सकता है कोई मुझे? मतलब जब कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है, जैसे टिका हुआ है, तो उस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी मूव हो रही है, ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है फिर? काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो अभी आप लोग? देखो, जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, जब रेस्ट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है? लगभग mgh के फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका? mgh होता है, ठीक है। तो अभी जो अर्थ के लिए, अर्थ का जो मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो उसका फॉर्मूला होता है -gmm/r+h। अब हमें डेरिवेशन नहीं करना है इसका, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कितना होता है? -gmm/r+h होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है अभी? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या? देखो, हम किसी बॉल को अगर यहाँ से फेंका मैंने ऊपर, तो कुछ हाइट तक जाता है, वापस अर्थ पे आ जाता है। तो क्या मैं कभी बॉल को इतनी हाइट से नहीं फेंक सकता कि वो अर्थ के मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे बाहर चला जाए? जा सकता है कि नहीं? कभी इतना जा सकता है, बट कंडीशन है उसके लिए मुझे उस पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो अर्थ को छोड़ सके, कि अर्थ को एस्केप कर सके। तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकालना, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना, उसको एस्केप करने को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला है, आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो पहले तो इसका वेलोसिटी समझ गए आप लोग। तो इसका जो वैल्यू हो गया, देखो किस तरह से आया अभी। v स्क्वायर क्या होता है अपना?
यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है और अभी भी हमने देखा था इसको, ठीक है। अब जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा, वो इसके बाहर आ गया, तो मतलब क्या हो गया, वो 0 चाहिए और a कितना चाहिए, g के अगेंस्ट चाहिए। अगर नीचे है तो g चाहिए, अब अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस g चाहिए, ठीक है। बस इसी में रखना है हमें, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gs, मतलब यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs, ठीक है। तो मतलब u इज इक्वल टू देखो, ये अभी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, वो बाहर निकला, बस बात खत्म, ठीक है। a कितना रहेगा, माइनस g रहेगा, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना ये। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, u बचा क्या अपना, यू स्क्वायर प्लस 2gs माइनस 2gs इज इक्वल टू 0, ठीक है। v 0 था इसलिए 0 हो गया, a का वैल्यू माइनस 0 तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। देखो ये प्लस माइनस हम बाद में बात करेंगे इस पे, यहाँ ये प्लस माइनस कंफ्यूज मत होइए। 2gs मतलब अपना जो u हो जाएगा तो इज इक्वल टू अंडर रूट 2gs, तो ये हो गया। जो प्लस और माइनस होता है ना फिजिक्स में, कभी भी याद रखना, प्लस और माइनस ना हमेशा डायरेक्शन शो करता है। अब यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसके लिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन कभी फिजिक्स में डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना आपको भी। इन फिजिक्स नेगेटिव साइन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, ओके। बस अपना u की वैल्यू क्या हो गई, मतलब s के वेलोसिटी कितना हो गया, अंडर रूट 2gs, ये याद रहेगा अभी आप लोगों को। देखो यहाँ से डिराइव किया मैंने, यहाँ देखो फिजिक्स में अगर हमें फॉर्मूला याद है ना 2-3 चीज़ों का, तो उससे ना उससे रिलेटेड बाकी चीज़ों का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। आप लोग अभी न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को जो भी डाउट हो, वो डाउट को अभी ऑनलाइन सेशन में ना पूछ करके आप उससे अपने डाउट हब पर पूछिए, वहाँ पर मैं या मेरी टीम में से कोई भी आप लोगों को उसका आंसर देगा। होप सो आप लोगों को चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो फिर अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड बाय।